इजराइल का हिजबुल्लाह पर बड़ा अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह की एंटी टैंक यूनिट को खत्म कर दिया है। जमीनी कार्रवाई के दौरान एंटी टैंक यूनिट खत्म हुई है। यूनिट के कमांडर और कई लड़ाके ढेर हो गए हैं। तो हिजबुल्लाह जो बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ था इजराइल के लिए, अब एक के बाद एक लेबनान में वो हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह की एंटी टैंक यूनिट को ख़त्म कर दिया है। लेकिन सवाल पिंकी यहाँ पर ये है कि आईडीएफ लगातार मारता है, हिजबुल्लाह को भी मारता है, हूती को भी मारता है, हमास को भी मारता है, लेकिन फिर से खड़े हो जाते हैं और ख़त्म नहीं हो पाते हैं। ये अपनी सबसे बड़ी बात होगी। हम आगे हमारे एक्सपर्ट से बात करेंगे। तो आइए पिंकी आगे देख लेते हैं कि शांति के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट की धरती बारूद के ढेर पर बैठी है। इजराइल और अमेरिका एक तरफ ईरान को धूल चटाने का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। दुनिया दो गुटों में बंटी दिख रही है। लेकिन इस महाविनाश के बीच भारत ने एक बार फिर शांति दूत की भूमिका संभाली है। जंग के हालातों के बीच पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से फोन पर लंबी बातचीत की है। इस बातचीत का लब्बो-लुआब सिर्फ एक है, ये युद्ध का युग नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर इस बातचीत की जानकारी साझा करते हुए मिडिल ईस्ट के बिगड़ते हालातों पर गहरी चिंता जताई है। पीएम ने साफ कहा है कि NAIA की जान माल की हानि और बुनियादी ढांचे का विनाश पूरी मानवता के लिए खतरा है। भारत ने दो टूक कहा है कि समाधान मिसाइलों से नहीं, मेज पर बैठकर बातचीत से निकलेगा। युद्ध क्षेत्र में फंसे हजारों भारतीयों की सुरक्षा पीएम मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिस पर ईरानी राष्ट्रपति से ठोस चर्चा हुई है। भारत के लिए तेल और गैस की निर्बाध सप्लाई कितनी जरूरी है, इसका संदेश तेहरान तक पहुंचा दिया गया है। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, यहां पर बैक चैनल डिप्लोमेसी भी फुल एक्टिव मोड में है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच 3 बार बातचीत हो चुकी है और आज का जोड़ लें तो 4 बार, टोटल 4 बार बातचीत हो चुकी है। वहीं पीएम मोदी के ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से फोन पर लंबी बातचीत को लेकर विपक्ष का कहना है कि खराब तैयारी है। अमेरिका ईरान तनाव और इजराइल की कार्रवाइयों के कारण घबराहट हुई, जिससे ईंधन की कीमतें बढ़ी और LPG की कमी हो गई। President's the right thing to do. He's reaching out to all sides. Our foreign minister is also speaking to his counterparts in the Gulf countries. I think India should be active. We can't just sit back passively, and I'm glad that all these efforts should be made, and our message should be consistent. This is doing damage to all sorts of countries. Please end this sooner. Whatever it may be, we can try and sit at a negotiating table, find solutions. Do not carry on like this. And we should say this to the Americans, to the Israelis and to the Iranians. Lastly, USA लगातार कह रहा था वो ईरान पे किसी तरीके का हमला बोलने वाला है। आप खुद इजराइल पहुंचे थे युद्ध छिड़ने के 2 दिन पहले। सबसे पहला हमला इजराइल ने किया और US उनके समर्थन में आई है, और अब ईरान सारे ही जहां जहां US बेसेस हैं वहां पर हमला कर रहा है, जिसकी दिक्कत हमें फेस करनी पड़ रही है। पहले हमें कहा गया था 72 दिन का ऑयल रिजर्व है, फिर जैसे ही परिस्थिति इस तरीके की आई कहते हैं 25 दिन का है, फिर कहते हैं कि LPG किसी जनता को दिक्कत नहीं होगी। जनता कतार में खड़ी है, एस्टैब्लिशमेंट्स बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, होटल्स बंद हो रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको इतना इंतजार करना पड़ा, और सबसे पहले जंग छिड़ने के पहले हफ्ते में ही आपने लेकर दाम बढ़ा दिए। तो जनता दाम तो बढ़े हुए दे रही है, साथ ही साथ इंतजार में लगी हुई है कि हमारे घर का चूल्हा ना बंद हो जाए। इसी पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय धीमान साहब हैं और मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल राजीव रंजन जी हैं। बातचीत की कोशिश। ब्रिगेडियर धीमान, जिस तरह से लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव बड़े कठिन और कठोर बना के रखे हुए हैं, ईरान कह रहा है हमको युद्ध का खर्चा दो, अमेरिका कह रहा है जब तक ये तबाह नहीं होंगे हम इस तरीके से हमले जारी रखेंगे, तो जो एंड रिजल्ट्स या एंड गेम या एंड ऑब्जेक्टिव बना के रखे हैं, उतने कड़े ऑब्जेक्टिव के बीच क्या बातचीत की कोशिश रंग ला सकती है? देखिए, जैसा आपने बताया कि बड़े कड़े ऑब्जेक्टिव्स बना के रखे हैं। ये कड़े ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, ये दे आर नथिंग बट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, कि किसी भी तरीके से दूसरा पक्ष जो है वो आपके सामने झुक जाए। अब वो झुकेगा है, इसकी चांसेस बहुत ही कम है। अगर इस तरीके का रवैया रहा तो झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। परंतु हमने जो देखा है वर्ल्ड ओवर, इस किस्म के जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो एक ना एक पार्टी को झुकना पड़ता है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो पार्टी को एक जो उन्होंने अपने जो इंटीग्रिटी के या अपना साइकोलॉजिकली अपने ऊपर ले लिया है कि हम नहीं मानेंगे, उनको कोई वे आउट चाहिए। तो कोई वे आउट, जैसे भी अमेरिका के लिए मैंने आपको बताया
कि वो एक रिपोर्ट लीक हुई है न्यूज़पेपर के अंदर जो बताते हैं कि पेंटागन की असेसमेंट ये है कि टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हैं और जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो नहीं हो सकता बिना बूट्स ऑन ग्राउंड उतारे हुए, और उसमें बहुत सारे खतरे हैं। तो इसलिए हो सकता है ट्रंप साहब कल को बोले हमारे टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हैं, हम विड्रॉ कर रहे हैं। उसी तरह से ईरान भी कोई ऐसा ही बहाना बनाए और बोले हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो ये सब चीजें जो अभी नजर आ रही हैं वो पता नहीं, परंतु पीछे उसके क्या डिप्लोमेसी चल रही है, क्या कोई बैक चैनल्स हैं या उनकी आपस के जो उनके थिंक टैंक्स हैं या उनके इंटेलिजेंस हैं वो क्या सोच रहे हैं, किस तरफ नजर रखी हुई है, तो ये प्रॉब्लम जो है अभी चल रही है। तो अभी लेट्स सी आगे ये चीज कैसे खुलती है। बाकी ये कहना कि भाई इंडिया ने कुछ नहीं किया, प्राइसेस बढ़ गई, लोगों को ये समझ में नहीं आ रही। आपकी ऑपोजिशन पार्टी प्रवक्ता के मैंने अभी बयान सुने, वो कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया, तो ये समझ नहीं आ रही कि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी आपदा है। और ये आपदा, बड़ी आपदा आपको छोटी सी आपदा इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा नेतृत्व है उन्होंने बड़े कड़े कदम उठाए हैं, दूरदर्शी के कदम उठाए हैं, और उनको पहले से ही वो तैयार थे। अब परंतु अगर कुछ ना कुछ जो उसका डैमेज है, कोलैटरल डैमेज है, उसके लिए आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, कल को कब तक ये मामला सुलझता है हमें मालूम नहीं है, पर तब तक के लिए आपको भी कुछ थोड़ी बहुत हिट लेनी पड़ती है। जी ठीक है, मैं सीधे कर्नल राजीव रंजन जी के पास चलता हूं। कर्नल साहब, मुझे ये बताइए, ईरान का माइंडसेट, जो ईरान का ये माइंडसेट है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, इसके नारे वहां पर लगते हैं, उनकी संसद में ये चैंटिंग होती है, ये नारे लगाए जाते हैं, डेथ मांगी जाती है अमेरिका और इजराइल की। क्या ईरान अपने इस माइंडसेट को बदल पाएगा? क्योंकि एंटी अमेरिका फीलिंग, एंटी इजराइल फीलिंग ईरान के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, उसके बिना तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता दिखाई देगा। नहीं, अभी इस हालात में तो देखिए ये माइंडसेट नहीं बदलेगा, और जो अभी हम हालात देख रहे हैं कोई भी पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं है। कहीं न कहीं ईरान ही अभी ड्राइविंग सीट में नजर आ रहा है और यूएस बैकफुट पर नजर आ रही है। जिस तरह ट्रंप साहब के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और हरकतें हैं, अभी पूरा जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो ईरान के कंट्रोल में है। ट्रंप साहब ने काफी स्टेटमेंट दिया, हम ऐसे कब्जा कर लेंगे, वहां से हम स्कॉट करेंगे, खोल देंगे रास्ता, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। उनके जो है कैपेबिलिटी के बाहर, उनके नेवी ने भी कह दिया उनके बस की बात नहीं है। तो इस हालात में ईरान इज इन ड्राइविंग सीट, इसमें कोई शक नहीं है, और नीचे झुकने के तैयार नहीं है। डिक्टेट कर रहा है टर्म, उल्टा थ्रेटनिंग दे रहा है, जो हम इस शर्त पे लड़ाई को सीज फायर करेंगे, जो हमें ठीक है, हमारी जो नए लीडर हैं उसको मान्यता देने का, हमें पूरा हर्जाना देने का, जो भी नुकसान हुआ है। तो काफी चीजें हैं, इस सबको देखते हुए जो बड़ी मुश्किल है। और ईरान का टैक्टिक्स देखिए सिंपल, अभी क्या किया उन्होंने, लो कॉस्ट ड्रोन से उनके जो काफी महंगे हथियार थे, इंटरसेप्टर्स थे, उनको पूरा निपटा दिया लेके। उसके बाद जो है जिस तरह से उनके रडार सिस्टम्स को जो बिलियंस में रनिंग थे, AN/TPY 132 करके, ऐसे इनको काफी नुकसान किया है। 5-6 रडार को उड़ा दिया गया, 5-6 इनके एयरक्राफ्ट गए हैं, इनके सारे एयरबेस तहस नहस हो गए हैं लेके यूएस के। और वाइटल इंस्टॉलेशंस पे इजराइल में अटैक कर रहा है। इजराइल एक छोटी सी कंट्री है, बहुत ही हाई डेंसिटी कंट्री है, तो वहां वो जहां तहां अटैक करके काफी डिस्ट्रक्शन कर सकता है। जबकि ईरान के ऊपर आप देख रहे हैं कहीं न कहीं यूएस और इजराइल की जो है अटैक्स, वो जो है ब्लंट होती जा रही है, वो कमजोर होती जा रही है। अभी नए लीडर्स को उन्होंने एक को भी नहीं पिन पॉइंट ले पाया, और बाकी अगर ले भी रहे तो कहीं मिसाइल सिस्टम के ऊपर या कहीं पर जहां उनको इंफॉर्मेशन मिल रहा है वहां पर कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेज के लिए ईरान में कुछ है नहीं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। अभी आप ईरान का अगला टैक्टिक्स देखिए, वो जितने भी आर्थिक सेंटर्स हैं, बैंक्स हैं और आईटी हब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मिडिल ईस्ट में इसके जो आईटी सेंटर्स हैं, डाटा सेंटर्स हैं, IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, प्लेंटियर है, निविडिया है, अमेजन है, इनके ऊपर अटैक करने की धमकी दे रहा है। अगर यहाँ पर अटैक होता है तो आप समझ सकते हैं किस स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है वो आगे अमेरिका के लिए लॉस करना पड़ेगा, क्योंकि वही उनकी आर्थिक रीढ़ है, उसके ऊपर ये अटैक करने के लिए थ्रेटनिंग कर रहे हैं। तो अगर ऐसा चीजें आगे बढ़ती है तो जरूर यूएस जा रहा है और इजराइल को तो नुकसान हो ही रहा है। तो अभी काफी हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर लगे हुए हैं मेडिएट करने में, जो किसी तरह चीज को नॉर्मलाइज करा जाए, इसको ईज किया जाए। लेकिन अभी इतना आसान भी नहीं है जब तक कि अमेरिका कहीं न कहीं झुकता नहीं है, और अगर अमेरिका झुकता है तो उसके लिए विश्व में
एक बहुत ही अलग ही ग्लोबल ऑर्डर बन जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, उसके पास चेहरा दिखाने के लिए नहीं होगा। वो बाकी जगह भी जितने भी इसके बेसेज हैं, कहीं ना कहीं वहां से भी आवाज उठेगी, जो वहां से भी हटने की। तो ये एक बड़ी ही जो है कठिन वक्त आ गया है, चुनौती का वक्त है और बड़ी असमंजस की घड़ी है। एक वैश्विक आपदा के रूप में आप देख रहे हैं पूरा विश्व सफर कर रहा है, आर्थिक मंदी में जा रहा है, काफी लॉसेज हो रहे हैं। तो हम यही आशा करते हैं जो कुछ न कुछ इसका रास्ता निकले, कोई रास्ता निकले। और पिंकी, रास्ता कैसे निकलेगा, यही $1 मिलियन का सवाल है, यही $1,00,000 का सवाल है। बिल्कुल, और ऐसे में रास्ता अभी तो फिलहाल निकलता नजर नहीं आ रहा है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने ईगो को कब सेटिस्फाई करेंगे, ये देखना होगा। मिडिल ईस्ट की धरती एक बार फिर से बारूद के ढेर पर खड़ी है। ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष अब उस मोड़ पर आ गया है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ जाता दिख रहा है। तेहरान में सत्ता परिवर्तन के बाद दुनिया की नजरें जिस शख्स पर टिकी थी, उन्होंने अपने पहले ही बयान से साफ कर दिया है कि ईरान झुकने के मूड में नहीं है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी ने कमान संभालते ही अमेरिका को सीधी और तीखी धमकी दी है। उनका पहला आधिकारिक बयान आया है, शहीदों के खून का एक एक कतरा हिसाब मांगेगा, हम बदला लेकर रहेंगे। खमेनी का यह बयान इस बात की तस्दीक करता है कि ईरान फिलहाल जंग को विराम देने के पक्ष में नहीं है। लेकिन बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। ईरान ने अब अपनी रणनीति बदल दी है। अब तक गल्फ देशों के इर्द गिर्द सिमटा यह संघर्ष अब सीधे नाटो देशों की चौखट तक पहुंच गया है। हैरान करने वाली रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि ईरान के एक बैलिस्टिक मिसाइल का निशाना तुर्की में स्थित नाटो के इनसिरलिक एयरबेस की तरफ था। ये वही सामरिक ठिकाना है जहां अमेरिका के घातक B-61 न्यूक्लियर बमों का जखीरा रखा है और यहां पर दावा किया जाता है कि जखीरा यहीं पर रखा गया है। हालांकि तुर्की के अधिकारियों ने फिलहाल किसी बड़े नुकसान से इनकार किया है। नाटो के अभेद एयर डिफेंस ने हाल के दिनों में तुर्की की ओर बढ़ते ईरानी मिसाइलों को आसमान में ही ढेर कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुस्तफा खमेनी के नेतृत्व में मिडिल ईस्ट में एक नया परमाणु संकट खड़ा होने वाला है? इस पर भी बातचीत करेंगे हम, लेकिन उससे पहले चलिए आपको बताते हैं कि नाटो के वो कौन से देश हैं जहां अमेरिका की सैन्य मौजूदगी प्रमुख है। यहां पर अमेरिका के लगभग 50 परमाणु बम यानी कि B-61 रखे होने का अनुमान जताया जाता है। अगर हम बात करें यहां पर तो ये तुर्की, और तुर्की में यहां पर बताया जाता है कि अमेरिका के लगभग 50 परमाणु बम यानी कि B-61 रखे होने का अनुमान जताया गया है। कितनी सेंसिटिव है ये अमेरिका के लिए, दीपक सर? जर्मनी की हम बात करें, अब यहाँ पर रामस्टीन यूरोप में अमेरिका वायुसेना का सबसे बड़ा हब है ये। बुशेल बेस पर भी परमाणु हथियार तैनात हैं। यहाँ पर जर्मनी, यहाँ तुर्की है और यहाँ पर जर्मनी है, ये भी सेंसिटिव है, अगर इसको भी टारगेट किया जाता है। उसके बाद आता है इटली। इटली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 ठिकानों पर अमेरिका की महत्वपूर्ण परमाणु और हवाई उपस्थिति है। उसके बाद हम बात करें तो बेल्जियम की, अगर हम बात करें, जर्मनी, इटली और इधर बेल्जियम, यहाँ पर अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ भी नाटो के साझा परमाणु मिशन के तहत अमेरिकी हथियार मौजूद हैं। उसके बाद बात करते हैं नीदरलैंड की, ये भी काफ़ी सेंसिटिव है अमेरिका के लिहाज से। नीदरलैंड जो सबसे टॉप पर आपको नजर आ रहा है, ये भी उन चुनिंदा यूरोपीय ठिकानों में से एक है जहां पर अमेरिका के सामरिक हथियार रखे गए हैं। दीपक सर, तुर्की, जर्मनी, बेल्जियम, इटली और नीदरलैंड, ये वो जगह है जहां पर अगर हमले तेज होते हैं या फिर कहें कि तमाम जो ठिकानों का जिक्र हम कर रहे हैं तो अमेरिका बौखलाहट में नजर आएगा। देखिए, अगर नाटो पर हमला कर देता है ईरान, जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुर्की की तरफ एक मिसाइल गई है, ये सिर्फ एक मिसाइल की बात है, और नाटो अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ईरान उन पर हमला कर देता है, तो इसका मतलब है विश्व युद्ध पक्का है। लेकिन अभी ये रीजनल युद्ध दिखाई दे रहा है। विश्व युद्ध पक्का है या नहीं है, इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है। सीधे यहां से चलते हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय धीमान मेरे साथ है और साथ ही साथ रिटायर्ड कर्नल राजीव रंजन जी भी मेरे साथ हैं। मैं सीधे ब्रिगेडियर धीमान के पास चलूंगा। ब्रिगेडियर धीमान, क्या आपको लगता है ईरान नाटो के एयर बेसेस पे यूरोप के अंदर है, उन पर किसी तरह की बेजा हरकत कर सकता है कि तुर्की की तरफ उसकी एक मिसाइल गई थी? ये जानकारी तो काफी दिनों पहले सामने आ गई थी, इसकी कोई संभावना आपको दिखाई देती है? देखिए, ईरानियंस जो कुछ भी हों, मैंने आपको बोला कि अभी वो इमोशनल स्टेट से बाहर हैं। अभी जो भी वो हमले कर रहे हैं, जो भी रणनीति वो लगा रहे हैं, वो एक सुलझी हुई रणनीति है और बड़ी नपी तुली है। ऐसी स्थिति में वो ईरान तो तुर्की के ऊपर कभी भी हमला नहीं करेंगे। और जो और मिसाइल की आप बात कर रहे हैं, वो प्रॉब्ली उन्होंने फायर की थी कर्ड्स के ऊपर, जिनको तैयार किया जा रहा था अमेरिका द्वारा एज मर्सनरी फोर्स टू हैव बूट्स ऑन ग्राउंड। तो शायद उनको उसकी भनक मिल गई थी,
तो उन्होंने वार्निंग देने की कोशिश की थी कर्ड्स को कि देखिए अगर आप आओगे हम पहले से ही आपका वेलकम करने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए वो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो करते हैं तो सारे के सारे नेटो देश जो हैं वो ईरान के अगेंस्ट हो जाएंगे और डायरेक्ट हमला भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ईरान के पास कोई सिचुएशन नहीं बचेगी कुछ भी करने के लिए। और यहां पे विश्व युद्ध या न्यूक्लियर की जो बात होती है वो तभी बीच में आएगी अगर रशिया और चाइना सोचें कि भाई अब हमारा टाइम आ गया है कि हमने ईरान की मदद करनी है। परंतु आज की जो स्थिति है, आज की जो स्थिति यूक्रेन वॉर में है, जहां इस वक्त ईस्ट एशिया के अंदर है, चाइना के अंदर है, वो इस चीज का इसका कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता। तो आज की डेट में हमें उस तरफ जाता हुआ युद्ध नजर नहीं आता। परंतु क्या होगा, क्या हो सकता है, उसके बारे में भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे सिचुएशन बदलती है, लोगों के जो निष्कर्ष हैं वो भी बदलेंगे, तो हर सिचुएशन के हिसाब से ही स्थिति भी बदलेगी। तो इसलिए ये कहना कि आज ये युद्ध की तरफ, महायुद्ध, विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है, वो शायद ठीक नहीं होगा, परंतु संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, सीधे चलते हैं कर्नल राजीव रंजन जी के पास। कर्नल साहब, नाटो के देश, सर ने बताया कि वो जो मिसाइल फायर की गई थी टर्की में, तुर्की में, वो कुर्द की तरफ थी, जो कुर्द लोग वहां पर रहते हैं और जिनके सहारे डोनाल्ड ट्रंप बूट ऑन ग्राउंड की बात कर रहे थे। आपको जंग के दायरे में क्या ईरान कुछ बड़ा करते हुए दिखाई दे रहा है, या आपको लगता है कि उसने जो अमेरिकी टारगेट्स को निशाना किया बस उसी तक काफी है, और वो भी मिडिल ईस्ट में? क्या उसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि वो यूरोप तक पहुंच जाए? देखिए दीपक जी, जहां तक मेरा अनुमान है, जो ईरान अभी नाटो कंट्री को इन्वॉल्व करना नहीं चाहेगा, उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। जहां तक तुर्की की बात है, तो एक लिमिटेड, जैसे कहा गया, जो हो सकता है ये मिसाइल कुर्द के ऊपर छोड़ा गया था, या दूसरा भी एक आशंका है जो कि काफी सर्किल्स में आ रहे हैं, जो ये फॉल्स फ्लैग इजराइल के द्वारा छोड़ा गया है, जिससे कि वो उनको इन्वॉल्व कर, इवन ओमान के ऊपर जो मिसाइल अटैक हुए और तुर्की के ऊपर हुए, अजरबैजान के ऊपर भी कहा गया था। तो ये आशंका लगाई जा रही है जो ये मिसाइल इजराइल ने छोड़ा है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा कंट्री को ईरान के अगेंस्ट कर सके और उन पर अटैक करने के लिए या इस वॉर में इजराइल और यूएस के साथ जुड़ने के लिए उनको तैयार कर सके। तो ये एक संभावना है, लेकिन अभी तक जहां तक पूरे नाटो कंट्री का है, तो मुझे नहीं लगता है जो ईरान इस तरह से इन्वॉल्व होना चाहेगा। उसके पास और बहुत सिस्टम्स हैं, जिस तरह से वो अभी उनके पास हथियार हैं और वो उनको पिन पॉइंट निशाना लगा रहा है, वो जिस तरह से बर्बादी कर रहा है, नुकसान कर रहा है यूएस के, बाकी इवन नेवी के अंदर भी, वाटर के अंदर भी, तो ये अभी नहीं लगता है नाटो को वो इन्वॉल्व करेंगे। ऑलरेडी इसके और भी परिणाम है, मैं इसके और भी जो क्या सोल्यूशन आगे हो सकता है वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा जब आपसे टाइम मिलेगा तो। ठीक है सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी लगता नहीं है कि यहाँ तक जो है ईरान बढ़ेगा या फिर इस तरीके के अटैक करने की वो अभी सोच रहा है, आप ये कह रहे हैं। विजय धीमान सर, आपके पास आना चाहेंगे। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को अगर समझा जाए तो एक तरफ तो उनके ऊपर प्रेशर जो क्रिएट करने की कोशिश थी ईरान की वो नजर आ रहा है, जो अपने ही लगे प्रतिबंध जो है वो हटा रहा है, रूस से तेल लेने की जो परमिशन, जो कहता है कि मैं परमिशन दे रहा हूं, वो परमिशन दे रहा है। तो दूसरी तरफ यहां पर एक प्रेशर उन पर नजर आ रहा है, ईरान जो बना रहा है वो, उसके बावजूद जो बयान दे रहे हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक नजर आते हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान की सरकार के लोगों को मारना मेरे लिए सम्मानजनक है, किसी की मौत को वो अपने लिए प्राउड फील कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि ये जो बयानबाजी है ये सारी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। मेरा ये मानना है कि इस वक्त ट्रंप जो है बहुत एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक कंपल्शन इलेक्शन की वजह से, और उसमें मैंने बताया उनको कि वो बॉडी बैग तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और ईरान उनसे $500 बिलियन डंके की चोट पे मांग रहा है, और वो भी न्यूक्लियर धमकी दे करके। जो रियल है या नहीं है वो हमें नहीं मालूम, परंतु आज की स्टेट में मुझे लग रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके से भी इस युद्ध से निकलना चाहेंगे। परंतु यहाँ पे एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है। मैं जब अपने कुछ विशेषज्ञों से बात कर रहा था, उनका व्यू था कि देखिए, ट्रंप को अपने जो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी है उनकी परवाह नहीं है। वो एक बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस तरीके से फिट करना चाहता है। अगर वो हार भी जाए, अगर मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन हार भी जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको तो वैसे भी अगली इलेक्शन में इलेक्शन उसके लिए अलाउड ही नहीं है, अगली कोई प्रेसिडेंटशिप अलाउड ही नहीं है।
तो उसके पास क्या खोने के लिए है। परंतु उसकी वजह से क्या है कि जो उनके अपने पार्टी के रिपब्लिकन्स हैं वो भी उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शायद वो क्या चाहेगा कि भाई मैं किसी तरीके से अपने जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं कि ईरान के अंदर अगर ईरान पे कब्जा हो जाता है, उसका जो रेजिम चेंज हो जाता है और एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है जो अमेरिका के फेवर में हो, तो वो अपनी प्रेसिडेंसी खत्म होने से पहले पहले अपने जो दोस्त हैं उनको वो ऑयल कंपनीज को या दूसरे बिजनेस जो हैं उनको वहां ईरान में लगा के अपना से उल्लू सीधा करें। तो ये दो काउंटर पॉइंट्स हैं। अब देखना ये है कि ट्रंप जो है वो इतने अनरियलिस्टिक हैं या अनप्रेडिक्टेबल हैं, वो कल को क्या करते हैं, दैट इज येट टू बी सीन। ठीक है, तो अभी की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। G7 की बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि ईरान हार मानने वाला है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान सरेंडर करने वाला है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान जैसे कैंसर से हमने छुटकारा पा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी कई दफा ये दावे कर चुके हैं। वो इससे पहले तो यही कह रहे थे कि ईरान को हम हरा चुके हैं, ईरान हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि ईरान हार मानने वाला है। ठीक है, चल सबसे बड़ा बात है कि सरेंडर कर देगा। अब सवाल ये है कि क्या ये सरेंडर किसी भी तरह से ईरान के दिमाग में है क्या इसका कोई इंडिकेशन निकल पा रहा है? इसी को समझने के लिए चलते हैं सीधे ब्रिगेडियर धीमान के पास। ब्रिगेडियर धीमान, ट्रंप G7 में दावा कर रहे हैं कि ईरान सरेंडर कर देगा। आपको दूर दूर तक इसकी कोई संभावना दिखाई देती है? जहां तक ट्रंप का सवाल है, वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं G7 कंट्रीज को कि देखिए हमने इतनी तबाही मचा दी है, अभी हम जीत हमारे बिल्कुल द्वार के ऊपर है और हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कैंसर मिटा दिया वगैरह वगैरह। परंतु जो G7 कंट्रीज हैं वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हैं। उनकी भी इंटेलिजेंस देख रही है कि अमेरिका क्या कर रहा है, और हो सकता है कि इस बात में कुछ तथ्य है। और अमेरिका जो ईरान की तरफ से जो रिएक्शंस आ रही हैं या उनकी तरफ से जो हमें पता चल रहा है दुनिया में, वो यही पता चल रहा है कि वो स्ट्रेटेजिक इंड्योरेंस दिखा रहे हैं, लंबा खींचने का कोशिश कर रहे हैं। और जो बयानबाजी के आधार पे अगर हम कोई निष्कर्ष निकालें तो वो ये निकलता है कि यहाँ पे कोई सरेंडर नहीं होगा और ट्रंप उनको झुका नहीं पाएंगे और ट्रंप ज्यादा से ज्यादा हमले भीषण करते जाएंगे और ईरान की बर्बादी ज्यादा से ज्यादा होती चली जाएगी। परंतु देखिए, कोई भी कंट्री जो सरेंडर करता है, जैसे 71 में सरेंडर हुआ, 16 दिसंबर को सरेंडर हुआ, 15 दिसंबर को ढाका में पाकिस्तानी गवर्नर ने बोला था हम कभी नहीं झुकेंगे। जनरल नियाजी ने बोला था 15 दिसंबर को हम नहीं झुकेंगे, हम बहुत स्ट्रांग हैं, क्योंकि उनके पास 93,000 की फौज थी। तो उनका ये मानना बिल्कुल सही था। परंतु स्थिति कैसे बदलती है अगले दिन जब हमारे पैराड्रॉप वहां हुआ या ढाका में जो उनके गवर्नर के रेजिडेंस के ऊपर इंडियन एयरफोर्स ने बॉम्बिंग की, तो सिचुएशन पूरी बदल गई। और जब वहां जाकर के अपने जनरल जेकब ने जाके उनको प्रस्ताव दिया तो उनके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसी तरह से यहां पे भी स्थिति कभी भी पलट सकती है, क्योंकि ईरान की इतनी ज्यादा दुर्गति हो रखी है। अब उनके पास अंडरग्राउंड, हालांकि अमेरिका ने मारा तो है, इवन जो मदर ऑफ ऑल दी बॉम्ब GBU-57 के साथ अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को तबाह तो किया है, परंतु अंदर क्या तबाह हुआ है इसकी कंफर्मेशन इवन अमेरिकन के पास नहीं है कि रियली तबाह हुआ है या उनके बॉम्ब जो थे वो किसी गलत टनल के अंदर चले गए या किसी गलत अंडरग्राउंड जगह पे जाके उनका एक्चुअल है। क्योंकि अभी वो बताने की कोशिश यही करेंगे कि हमारे पास 430 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कि कल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के तरफ से बयान आया था कि वो 10 वॉरहेड आराम से बना सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में ये कहना कि वो कल सरेंडर कर देंगे या नहीं करेंगे बहुत मुश्किल है। परंतु हमने जो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर देखा है दुनिया भर में, जब भी चाहे वो जर्मनी का सरेंडर हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, पाकिस्तान का हुआ या एल्सवेयर जहां कहीं भी हुआ, वो एकदम एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में लास्ट मोमेंट में हुआ, क्योंकि हर कंट्री लास्ट मोमेंट तक उसको खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, अब आपने बड़ी बात कही कि यूरेनियम उनके पास है 430 किलो और वो न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। कर्नल राजीव रंजन जी, आपको लगता है ईरान ऐसी कोई कोशिश करेगा? न्यूक धमकी तो एक बार इशारों में वो अमेरिका को दे ही चुका है। क्या ईरान अभी भी न्यूक्लियर बम बनाने के बारे में सोच रहा होगा या उसका इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जो ईरान का जो भी प्रोग्राम है, जो इनके नए लीडर हैं खोमेनी साहब के लड़के मुस्तफा खोमेनी, ये ऑलरेडी न्यूक्लियर प्रोग्राम में पहले से सक्रिय रहे हैं, इनका रोल अदा करते रहे हैं, तो और उसको वो आगे जारी रखेंगे।
लेकिन सारी चीज आती है अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना सकता है या बना भी लिया है, तो जहां तक इस्तेमाल की बात आती है इतनी आसान नहीं है। जब तक कि इसके ऊपर अटैक नहीं होगा न्यूक्लियर, ये नहीं इस्तेमाल करेगा, वो हालात नहीं लाना चाहेगा। आज की हालात में ही कहीं ईरान जो है ड्राइविंग सीट में बैठता जा रहा है, जिस तरह इसने क्षति पहुंचाई है यूएस को, तो यूएस आज के दिन में कहीं बैकफुट पर नजर आ रहा है। और जिस तरह के आप स्टेटमेंट देख रहे हैं ट्रंप साहब के, जो हताशा के स्टेटमेंट दिखा रहा है, हमें नहीं समझ में आता किस तरह से वो स्टेटमेंट इस तरह के बोल रहे हैं, जो ईरान सरेंडर कर दिया, ईरान हार गया है, कैसे बोल रहे हैं। इसको कहीं भी जो हालात है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो कहीं भी ये नहीं दर्शा रहा है। उल्टा ईरान जो है पलटवार कर रहा है, अपने जो एडवांस मिसाइल के साथ पिन पॉइंट टारगेटिंग कर रहा है और काफी डिस्ट्रक्शन कर रहा है। उल्टा ट्रंप साहब की जो है हालत अभी देखिए, इन्होंने काफी ट्रिलियंस में नुकसान झेल चुके हैं ये, और ये अभी कांग्रेस से 500 मोर बिलियंस का जो है ये वहां से बजट को एक्स्ट्रा डिफेंस के लिए, इस वार के लिए वहां पर सैंक्शन के लिए मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वो सैंक्शन नहीं करेगी। ऑलरेडी 38 ट्रिलियंस का लोन हो रखा है, डेट है यूएस का। तो इस हालात में उनके अभी जितने भी प्रोडक्शन लाइन है, चेन ऑफ सप्लाई है, पूरा ही बाधित हो गया है, और अभी यूएस अपने को कहीं न कहीं यहाँ पर लड़ने में कमजोर स्थिति में पा रहा है। अब किस तरह सरेंडर कराएंगे, देखिए ये ग्राउंड, जब तक ग्राउंड एक्शन नहीं होता है, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होता है, तो आप किसको सरेंडर कराओगे। आप एरियल अटैक से काफी डिस्ट्रक्शन कर सकते हो। उनके जो लीडर्स हैं अभी भी वहां पर स्टेटमेंट दे रहे हैं, और काफी बोल्डली स्टेटमेंट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है जो वो ड्राइविंग सीट में वो टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं, इस तरह से ईरान के लीडर्स स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इस हालात में जो है, अगर ट्रंप साहब के पास क्या प्लान है, किस तरह सरेंडर करा रहे हैं। हाँ, ग्राउंड एक्शन में अगर एक तरफ से वो कुर्द को, एक तरफ से तालिबान को, और फिर ईरान को अगर 3 भाग में बांट सके, ये भी एक संभावना जताई जा रही है जो उनकी प्लानिंग में हो सकती है। तभी जाके कुछ ईरान जो अगर 3 भाग में बढ़ता है तब काबू में आता है। लेकिन फिलहाल अभी कोई भी इंडिकेशन हमें नजर नहीं आ रहे हैं जो ईरान उस कमजोरी में जा रहा है जहां की वो सरेंडर के लिए तैयार हो जाए। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा महायुद्ध आज अपने 4वें दिन में एंट्री कर चुका है। आसमान मिसाइलों से पटा है और जमीन धमाकों से दहल रही है। लेकिन इस युद्ध के बीच अब एक ऐसा हथियार चर्चाओं में है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल अमेरिका ने पहली बार युद्ध के मैदान में अपनी सबसे आधुनिक PRSM यानी कि प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल को उतारा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान लंबी दूरी की IRSM मिसाइल का युद्ध में इस्तेमाल किया गया, जिससे डीप स्ट्राइक क्षमता हासिल हुई है। आज हम आपको अपने इस एक्सप्लेनर में इस मिसाइल के बारे में सब कुछ बताएंगे, साथ ही ये भी समझाएंगे कि आखिर इस मिसाइल को साइलेंट किलर मिसाइल क्यों कहा जाता है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि कैसे ये ईरान के डिफेंस सिस्टम को भेदने की ताकत रखती है। आज के हमारे इस खास एक्सप्लेनर में हम इसी घातक हथियार की एक एक परत खोलेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल भी मौजूद है, लेकिन पहले इस मिसाइल के बारे में आप जान लीजिए। इस मिसाइल का पूरा नाम है प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल। यह अमेरिका की अगली पीढ़ी की लंबी दूरी वाली मिसाइल है, जिसे दिग्गज रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जो किसी भी मौसम में सटीक हमला करने में काफी सक्षम मानी जाती है। अब आप PRSM मिसाइल की क्षमता और रेंज के बारे में भी समझ लीजिए। ये मिसाइल कम से कम 60 किलोमीटर और अधिकतम 500 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तक लक्ष्य को भेद सकती है। यह अमेरिका के पुराने ATACMS यानी कि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की जगह ले रही है। हालांकि PRSM उससे कहीं ज्यादा तेज, घातक और लंबी दूरी तक जाने वाली मिसाइल है। अब यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि आखिर ये मिसाइल युद्ध के मैदान में क्यों खास है। पुराने सिस्टम के मुकाबले PRSM के एक लॉन्चर पैड में 2 मिसाइलें आ सकती हैं, जबकि ATACMS में एक ही आती है। इसका मतलब है अमेरिकी सेना अब 2 गुनी ताकत से हमला कर सकती है। इसे हमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और M27OA2 जैसे मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। ये लॉन्चर युद्ध के मैदान में तेजी से अपनी लोकेशन बदल सकते हैं, जिससे दुश्मन के लिए इन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इसके नाम में ही प्रिसीजन यानी सटीकता है। ये नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करती है, जिससे ये चलते फिरते लक्ष्यों को भी पूरी सटीकता से नष्ट कर देती है।
मिडिल ईस्ट और ईरान युद्ध में इसका महत्व आपको जानना जरूरी है। ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिकी सेना की तरफ से इसका इस्तेमाल करना एक बड़ा रणनीतिक संकेत है। खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकाने ईरान से लगभग 400 से 500 किलोमीटर के दायरे में हैं। PRSM की बदौलत अमेरिका सुरक्षित दूरी पर रहकर ईरान के महत्वपूर्ण सैन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बना सकता है। ये मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी माहिर है, जो इसे आधुनिक युद्ध के लिए एक घातक हथियार बनाता है। इस मिसाइल के बारे में विस्तार से आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इराक में अमेरिकी सैन्य विमान क्रैश हुआ है। 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि भी इसमें की गई है। दुर्घटना में 2 सैनिक घायल हुए हैं। पश्चिमी इराक में ये KC-135 विमान गिरा है। दीपक सर, बड़ी खबर है, इराक के अंदर ये क्रैश हुआ है जिसमें 2 सैनिक घायल हुए हैं और 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। ये अमेरिकी सैन्य विमान है। थोड़ा इसको समझ लें, KC-135 होता क्या है। सीधे चलते हैं ब्रिगेडियर धीमान के पास। ब्रिगेडियर धीमान, ये KC-135 होता क्या है, किस, ये देखिए तस्वीरें देखिए, ये एयर क्रैश की तस्वीरें भी हैं, क्योंकि इराक के अंदर ट्रुप्स तो मौजूद है अमेरिका के। इराक वॉर में जब गया था, जब से अमेरिकन ट्रुप्स वहां पर मौजूद हैं, उनके एयर बेसिस का इस्तेमाल करते हैं। ब्रिगेडियर धीमान, कैसा प्लेन है ये, क्योंकि इसके क्रैश की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, बेसिकली ये एक लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो छोटी रेंज के लिए और छोटा पेलोड उठाने में सक्षम है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है जहां तक किसी भी युद्ध का लॉजिस्टिक्स का सवाल है। तो लॉजिस्टिक्स को रिप्लेनिश करने के लिए या ट्रूप्स को पैराड्रॉप करने के लिए इस विमान का इस्तेमाल किया जाता है टैक्टिकल बैटल एरिया में, जिसको TBA भी बोलते हैं। तो ये एक विमान शायद इराक में बेस था या वहां पे डिप्लॉयड था, और हो सकता है किसी रूटीन फ्लाइट में जा रहे हो, ट्रेनिंग थी या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लाइट थी, तो उसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अभी तक हमें यह पता नहीं चल रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त होने का क्या कारण है, परंतु जैसा कि आपने बताया कि 4 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और 2 घायल हैं। तो वो एक रीजन क्या है वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा खबर मिली नहीं है। ना ही आपने भी बताया है कि ये कोई एनिमी एक्शन की वजह से ये नीचे आया है। हो सकता है कोई तकनीकी खराबी हो, या हो सकता है कोई मौसम का प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कोई पायलट एरर हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये एग्जैक्टली क्या रीजन है, कैसे है, वगैरह वगैरह। तो ठीक है, ये बताया KC-135 ये एक ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है, छोटा एयरक्राफ्ट है, और इस छोटे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल सैनिकों को इधर से उधर ले जाने में होता है। लेकिन इराक में दुर्घटना हुई है, हमने क्रैश के वीडियो भी दिखाए हैं। पिंकी, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है। तो कुल मिलाकर अमेरिकी सैनिकों की मौत की अगर बात करें तो 10 हो चुके हैं अब सर। 7 तो पहले थे, 7 तो उन्होंने डिक्लेयर किए थे, तो 11 वो 7 युद्ध के अंदर मारे गए हैं, हमलों के अंदर मारे गए हैं। ये एक्सीडेंट तो मेरे ख्याल से दोनों के अंदर अंतर है। ठीक है, चलिए सर, अब बात कर लेते हैं PRSM मिसाइल को लेकर, प्रीसीजन मिसाइल को लेकर बात कर लेते हैं। क्यों खास है ये? इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यानी टेक्नोलॉजी का बेहतरीन तरीके से इसमें इस्तेमाल किया गया है। सटीकता के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो जानी जाती है। और यहाँ पर इस मिसाइल को लेकर अगर हम बात करें तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर धीमान सर यही होगा कि क्या ये मिसाइल कमांड सेंटर, रडार और एयरबेस जैसे हाई वैल्यू टारगेट को भी ज़्यादा तेजी से डैमेज कर सकती है क्या? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, आपने भी मेंशन किया कि ये आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का एक इंप्रूव्ड वर्जन है। इंप्रूव्ड बेसिकली ये आर्टिलरी में, टैक्टिकल बैटल एरिया में, टैक्टिकल युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल होता है। तो अभी इन्होंने इसकी रेंज 500 किलोमीटर करी है, और ये सारी की सारी प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल जो हैं ये अमेरिका के सारे बेसिस, जैसे कुवैत है, कतर है, बहरीन है, UAE है या ओमान है, वहां होंगी। मतलब कि जो ईरान का पर्शियन गल्फ, ईरान के जो पर्शियन गल्फ की कोस्ट है वो ईरान की वेस्टर्न कोस्ट है, और जो ये कंट्रीज के मैंने नाम बताए हैं उनका ये ईस्टर्न कोस्ट है। तो अगर अब यहां से अटैक करना है तो अमेरिका के पास क्या चॉइसेस हैं? एक चॉइस उनके पास जो उनका बड़ा पोटेंट वेपन है, टोमाहॉक मिसाइल्स। अब टोमाहॉक का वैसे ग्राउंड वर्जन भी होता है, परंतु हमारे यहाँ पे नेवल वर्जन ज्यादा है। इसका मतलब है कि टोमाहॉक मिसाइल से आपने खड़ग आइलैंड के ऊपर मिसाइल की जो पंपिंग फैसिलिटी है, जहां से 80% जाता है, एक्सपोर्ट होता है ऑयल, उसको बर्बाद करना है। या मस्टांग आइलैंड के ऊपर जो IRGC का जो नेवल विंग है, उन्होंने उनकी जो टनल्स हैं उनको बर्बाद करना है। तो आपको अमेरिकन नेवी को अपने फ्रिगेट्स को
फिजिकली पर्शियन गल्फ के अंदर लाना पड़ेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्रॉस करके। वो थोड़ा सा घातक भी हो सकता है और शायद कुछ बेड़ा वहां हो भी, परंतु अब क्या है कि आपके पास ग्राउंड बेस्ड सिस्टम है जो सरफेस टू सरफेस मार्क करेगा। और टोमाहॉक की भी जैसे मैंने आपको बताया, आज नहीं, ये हम जब इराक वॉर हुई थी या कुवैत वॉर हुई थी आज से 30 साल पहले, तो तब भी हमने टोमाहॉक को देखा था। प्रिसीजन उसकी क्या थी, वो एक वेंटिलेटर्स के अंदर भी जा सकती थी। हमने इतनी प्रिसीजन उसकी देखी थी। 1 मीटर की सीईपी यानी कि सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी कि एक मिसाइल 1 मीटर के अंदर ही लगेगी, तो ये हमने 30-35 साल पहले देखा। तो आज उन्होंने प्रिसीजन जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो इवन ज्यादा होगी और साथ में इसकी रेंज बढ़ा दी गई है। तो अभी जो पर्शियन गल्फ को क्रॉस करके ग्राउंड बेस्ड अमेरिकन अड्डे से इनको जैसे खड़ग आइलैंड या IRGC, उनके वहां पे कमांड सेंटर्स, उनके मिलिट्री के सेंटर्स, उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स या उनके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स या उनके एमुनिशन डंप्स वगैरह वगैरह, उनको सटीकता से निशाना लगाने में काबिल है। अभी वो कब यूज करते हैं, कैसे करते हैं, ये अभी खुल के आया है। अभी तक सिर्फ बातें चल रही हैं कि वो खड़ग आइलैंड को अटैक करेंगे या वहां पे स्पेशल फोर्सेस का रेड होगा, या मस्टांग आइलैंड जो इस वक्त गल्फ ऑफ करेक्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में मिसाइल लेइंग में लगा हुआ है नेवल विंग अपनी बोट्स के साथ, उसके अगेंस्ट अटैक करना है। तो ये मिसाइल वहां पे एक बहुत ही घातक और निर्णायक सिद्ध होगी। मैं एक चीज और समझना चाहता हूं कर्नल राजीव रंजन, अभी हम नेवी वॉरफेयर की बात कर रहे थे, कैसे शिप्स के ऊपर से मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका की इतनी बड़ी नेवी है, अमेरिका की नेवी सर्वशक्ति संपन्न है, ईरान के पास भी नेवी है, कई सारे जहाज डुबो दिए हैं। इतनी बड़ी अमेरिकन नेवी होने के बावजूद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोल क्यों नहीं पा रहा है? अमेरिका खोल क्यों नहीं पा रहा है इसको? दीपक जी, मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा KC-135 के बारे में। पहले जो ब्रिगेडियर साहब ने बताया, तो मैं ये बताना चाहूंगा जो KC-135 एक ट्रांसपोर्ट रिफ्यूलिंग टैंकर प्लेन है, और ये जहां तक जानकारी है, ये रिफ्यूलिंग के दौरान ये 2 जहाज की टक्कर हो गई जिसमें कि इसकी क्रैश हुई और सैनिक भी गए हैं। अब कमिंग टू नेवल सुपरिटी, अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, तो देखिए यहाँ पर अमेरिका चाह के भी जिस तरह से ईरान ने अपनी वहां पर एक कंप्लीट नेटवर्क फैला रखी है, वहां पर इसके पास लगभग 15,000 जो है अटैक बोट्स हैं जो कि बहुत छोटे साइज के हैं, बहुत फास्ट चलती है, प्लस अंडर वाटर ड्रोन्स हैं इसके पास, इवन अंडर वाटर मिसाइल्स हैं, जो इन्होंने टॉर्पीडोज हैं, जो इन्होंने टनल्स बना रखे हैं अंडर वाटर, वहां स्टोर कर रखे हैं। तो इस तरह से आपने देखा अमेरिका के इतनी चेतावनी देने के बावजूद भी जो इन्होंने अटैक किया और शिप्स को बर्बाद किया, अमेरिका कुछ नहीं कर पाई। तो अमेरिका की नेवी कहीं न कहीं असहाय पा रही है अपने को, जो इस तरह के जो है उनके हथियारों से सामना करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं है, टोटल सुपरिटी है अमेरिका की, लेकिन उनके पास इस तरह के लो कॉस्ट हथियार हैं जो वो अमेरिका उसके ऊपर काबू नहीं कर पा रहा। आपने देखा एरियल टोटल सुपरिटी है, लेकिन तब पर भी जो है वो ड्रोन्स और मिसाइल्स के द्वारा इतना नुकसान कर रहे हैं। अमेरिका को इतनी सुपरिटी के बावजूद भी अपनी अब्राहम लिंकन को लेके पीछे हटना पड़ा है। तो ये दिखा रहा है जो उसके ऊपर खतरा था, और बार बार ये खबर भी आ रही है जो उसके ऊपर अटैक्स भी हुए हैं, क्या डैमेज हुआ है इसका जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मीडिया सेंसर है और उधर उस तरफ से हमें पूरी सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। रोकना चाहेंगे माफी के साथ, यहाँ पर आपको फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। तेहरान में प्रदर्शन के दौरान धमाका हुआ। ईरान की सरकारी मीडिया ने ये दावा किया है, यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उसी बीच बड़ा धमाका हुआ है। कितना इसमें नुकसान हुआ है इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन तेहरान में एक और बड़ा धमाका देखा गया है। ईरान की सरकारी मीडिया की तरफ से ये दावा किया गया है, ये जानकारी साझा की गई है। ये तस्वीरें हैं, तस्वीरें देखिए, यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था, और उसी बीच यहाँ पर धमाका हुआ। काफी ज्यादा तादाद में जनता यहाँ पर मौजूद है दीपक सर। बिल्कुल, और दिख रहा है धमाका हुआ है, बड़ी संख्या में लोग हैं। अब ये मुझे देखना है कि ये फाइल फुटेज है या ये फुटेज, ये बताएंगे ये फाइल फुटेज है या ये फुटेज रियल है, क्योंकि धमाका रियल। अच्छा, बिल्कुल ये रियल फुटेज है, फाइल फुटेज नहीं है। और यहाँ पर भीड़ बहुत दूर तक नजर आ रही है, प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा था, और इसी के साथ प्रदर्शन के दौरान यहाँ पर बड़ा धमाका हुआ है। नुकसान कितना हुआ है इसकी जानकारी नहीं है,
और मौत क्या यहाँ पर इस धमाके के बाद हुई है, इसकी भी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। विस्तार से इस पूरे हमले को लेकर जानकारी आने अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल तस्वीरें सामने हैं और तेहरान में प्रदर्शन के दौरान ये बड़ा धमाका हुआ है। यहाँ पर इतनी सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि ये प्रदर्शन किसके खिलाफ चल रहा था। मेरे ख्याल से ये अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा होगा, क्योंकि मुस्तफा खमनेई ने अपना कामकाज संभाल लिया है, उनके समर्थन में भी कई सारे लोग आए थे और ये जो प्रदर्शन है ऐसा लगता है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ होगा। इसीलिए ईरानी एजेंसी ने बताया है कि इसके अंदर एक धमाका हुआ है।